हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर 1 विशेष हिंदी व्याकरण संरचना से करवा रही हूँ। भाषा, लिपि और व्याकरण। ओके, तो भाषा हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। तो आज हम लोग फिर से एक बार पढ़ ले रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं। जिसे बोलकर, लिखकर हम अपनी बात दूसरों को बोलते हैं या उनकी बातें हम सुनते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने यहाँ पर टिक किया है। जो भी क्वेश्चन वहाँ पर आंसर दिया हुआ है ना लास्ट में, तो उसका मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का ये जो मैंने टिक कर दिया, मार्क कर दिया है। फिर आप लोग को ढूंढना नहीं होगा। ओके, तो हम लोग पहले आते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा हम उसे कहते हैं जिसे बोलकर या लिखकर हम अपनी बात कहते हैं और जिसे सुनकर या पढ़कर हम दूसरों की बात समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। लिखकर, बोलकर या पढ़कर हम अपनी बातों को दूसरों को पहुंचाते हैं या फिर उनसे कहते हैं या फिर उनकी बातें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं, उसको हम कहते हैं भाषा। भाषा अगर हम उसका डेफिनेशन अगर जाने तो क्या होगा कि भाषा वह साधन है जिसे बोलकर या लिखकर हम अपनी बात कहते हैं और जिसे सुनकर या पढ़कर हम दूसरों की बात समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। आप लोग फिर देखिएगा ना, तो उसमें यहाँ पर मैंने किया हुआ है। देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जिस भाषा को हम लोग मुँह के द्वारा बोलते हैं। हाँ, बोलकर जो हम भाषा व्यक्त करते हैं उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं, जो हम लिख कर अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने यहाँ पर टिक किया है। भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा जो है एक भाषा का जो क्षेत्र होता है, दायरा होता है, वह बहुत बड़ा होता है, लेकिन बोली का जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है। तो उसके बारे में देखिए मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आंसर टिक कर दिया है। वैसे मैं अगर बोलूँगी अपने शब्दों में, तो भाषा हम उसे कहते हैं जिसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, जो उसका साहित्य में प्रयोग किया जाता है। और बोली का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। हम बोली मतलब क्या, स्थानीय बोली के रूप में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं बोली। ओके, और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर टिक कर दिया। ओके, यहाँ तक। यहाँ पर देखिए हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं और ये सब दिया गया है। उन बोलियों को निम्नलिखित उपभाषाओं में कैसे बांटा गया है और उसके निर्माण में कुल 18 बोलियों का क्या किया गया है, योगदान है। हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं और 18 बोलियाँ हैं। हिंदी की 18 बोलियाँ जो है किस प्रकार इनका योगदान हुआ है उपभाषा के रूप में, उपभाषा असिस्टेंट के रूप में। तो इसमें है पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है। ये सारी भाषाओं को मिलाकर हमको क्या हुआ है, 18 बोलियों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर कितने हैं, देखिए पश्चिमी हिंदी में आपका ब्रज आता है, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ये बोलियाँ आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, जो कि कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। ये बोलियाँ जो आपको दिल्ली, मेरठ और सहारनपुर के आसपास बोली जाती हैं और सूरदास इसके प्रमुख कवि हैं। पूर्वी हिंदी में जो आती है अवधी, बघेली या छत्तीसगढ़ी बोली जाती है और बिहारी हिंदी मैथिली, मगही, भोजपुरी आती है। राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी। ओके, पहाड़ी में मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। ओके, हिंदी का भाई क्या महत्व है। हिंदी हमारी जो है राजभाषा है। यह हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली की भी राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। भारत के लगभग 70% लोग इसे बोलते हैं और जहाँ तक समझने की बात है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक सभी भारतवासी हिंदी में क्या करते हैं, बात समझ लेते हैं। इस कारण यह भारत भर की संपर्क भाषा भी है, कॉन्टैक्ट भाषा बोलते हैं इसको। महात्मा गांधी, तिलक, दयानंद, विवेकानंद जैसे राष्ट्रीय महापुरुषों ने इसे राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी है।
भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को इसे भारत की राजभाषा घोषित किया था। इसलिए आज भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की अन्य राष्ट्रीय भाषाएं, एक तो मतलब क्या है, भारत की राष्ट्रीय भाषा केवल हिंदी है, यह कहना भ्रामक होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि हिंदी ही है। लेकिन यहाँ पर और भी राष्ट्रीय भाषा हैं जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इसमें बहुत सारे बोले कि ये सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। क्या पता कैसे राष्ट्रीय भाषाएं इसमें लिखा हुआ है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा तो एक ही होती है, इतनी सारी नहीं होती है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। भारत की अन्य राष्ट्रीय भाषा इसमें करके दिया हुआ है, तो अन्य राष्ट्रीय भाषाएं इसमें क्या क्या मतलब जितनी स्टेट लैंग्वेज हो, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, ये सब क्या राष्ट्रीय भाषा है बोला गया है। तो मेरे समझ में तो केवल हिंदी ही है, लेकिन और भी अन्य राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ओके। तो भाषा और लिपि भाई किसे कहते हैं? भाषा और लिपि जो होता है, भाषा को तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और लिपि मतलब जो भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया था उन्हें हम लिपि कहते हैं। उसका जो साइन होता है, लिखने का जो साइन होता है, जिस भाषा को हम लोग लिखते हैं उसकी लिपि अलग होती है। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। तो लिपि हम उसे कहते हैं जो कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया था उन्हें हम लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर टिक किया है, यहाँ तक का आप लोग इसमें टिक कर लीजिएगा। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब जो जितनी मराठी, हिंदी और संस्कृत भाषा की जितनी लिपियाँ हैं वो देवनागरी में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा में गुरुमुखी में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है तथा अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, ओके। तो और भी इससे ज़्यादा और मैं आगे ले जाऊँगी, आप लोग देखिएगा। इसमें है तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, असमिया और उड़िया भाषाएँ भी विभिन्न लिपियों में लिखी जाती है, ओके। लिपि की क्या आवश्यकता है भाई हमारे, मतलब क्यों आवश्यकता है, लिखने की क्या आवश्यकता है? अपने ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर, अस्थायी तथा विस्तृत बनाने के लिए लिपि का उद्भव हुआ। मतलब क्या, उसको हमेशा के लिए मतलब क्या है, संग्रह करके रखना, कलेक्ट करके रखना, ताकि आने वाली जो हमारी जो पीढ़ियाँ हैं उसको फिर से पढ़े, फिर से लिखे, फिर से ज्ञान ले, ओके। इसीलिए लिपि का प्रयोग हुआ है। पहले लिपि का प्रयोग नहीं था, पहले केवल मुँह के द्वारा ही हम लोग अपने ज्ञान को बांटते थे, लेकिन उसके बाद लिपि आई। मतलब क्या, विकास होते गया ना, हमारी जो भाषा का विकास होता गया, हमारा विकास होता गया। इस प्रकार जो हमारी जो संस्कृति थी और भी मजबूत होती गई, मतलब मनुष्य और भी सभ्य होता गया हर चीज़ में। तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको टिक यहाँ तक। देखिए मैंने बोला था ना यहाँ पर, ये आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा। प्रमुख भारतीय भाषाएं एवं उनकी लिपियाँ, और एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये सब आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा। इसको सब पढ़ने के लिए है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। तो आज हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, ओके। क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। इसमें अब आप जान गए होंगे, इसमें ये लो आप, ये सब इनसाइड क्वेश्चन है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर में। भाषा किसे कहते हैं, मैंने वहाँ पर टिक कर दिया था जब मैं शुरू में पढ़ा रही थी। भाषा के कौन से 2 रूप हैं, ये तो मालूम ही है, मौखिक और लिखित भाषा, वो भी मैंने मार दिया। भाषा और बोली का अंतर स्पष्ट कीजिए, वो भी मैंने वहाँ पर समझा दिया और टिक भी किया है कि भाषा जो है, भाषा का क्षेत्र बहुत ही ये होता है, बड़ा होता है, असीमित होता है, और इसमें साहित्य भी लिखा जाता है। लेकिन बोली का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता है, और ये स्थानीय बोली के रूप में इसका प्रयोग होता है, स्थानीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा की प्रमुख उपभाषाओं के नाम लिखिए। प्रमुख उपभाषाएं जो वहाँ पर मैंने देखिए, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, ये क्या है, उपभाषा है, हिंदी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं। लिपि किससे कहते हैं, वहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। लिपि मतलब किसी भाषा मतलब क्या है, किसी भाषा के विशेष चिन्ह को एक अस्थायी रूप देने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया था उसे हम लिपि कहते हैं। तो यह पहले विकसित नहीं हुई थी, लेकिन बाद में विकसित भाषा के बाद ये लिपि आई, जिससे कि हम आज पढ़ रहे हैं, या किसी भी चीज़ के इतिहास को पढ़ने के लिए अगर लिपि का प्रयोग हुआ तो बहुत ही सुंदर हुआ है, क्योंकि इससे हम आज लाभान्वित हो रहे हैं।
और हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। ओके। सो यहाँ पर ये लास्ट आप लोग का रहेगा। ये क्वेश्चन आंसर देखिए यहाँ पर है, साफ उतना नहीं दिख रहा है ना, फिर भी काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम उनके सामने लिखिए। तो ये भी तो बहुत ईजी है। अंग्रेजी का रोमन है, देखिए मैंने टिक कर दिया है, रोमन है, अंग्रेजी का रोमन है। पंजाबी का गुरुमुखी है और उर्दू का फ़ारसी है और नेपाली का देवनागरी है। नेपाली देवनागरी में लिपि लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी में है और मराठी देवनागरी में, हिंदी देवनागरी में। ओके। निम्नलिखित प्रांतों की राजभाषाओं के नाम राज्यों के सामने लिखिए। पंजाब का राजभाषा क्या है? पंजाबी। और हरियाणा का राजभाषा हिंदी, उत्तर प्रदेश का हिंदी, बंगाल का बांग्ला और गुजरात का गुजराती, ये राजभाषा है। तमिलनाडु का तमिल, उड़ीसा का उड़िया, मध्य प्रदेश का हिंदी, आंध्र प्रदेश का तेलुगु और असम का असमिया। ओके। इसी तरह यहाँ पर देखिए व्याकरण किससे कहते हैं, मैंने वहाँ पर टिक कर दिया है व्याकरण। देखिए व्याकरण, इसके पहले मैं बता रही हूँ। देखिए व्याकरण किससे कहते हैं, मैंने यहाँ पर टिक किया था। देखिए व्याकरण किससे कहते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 8, व्याकरण किससे कहते हैं। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का भी मैंने टिक कर दिया यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का कि व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। यहाँ पर 3 भेद होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य विचार। ओके। तो क्लियर हो गया। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का लगाना है चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए बहुत ईजी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, टिक किया मैंने। और दिल्ली की राजभाषा क्या है? हिंदी है। संविधान में कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? 22। भारतवासी किस भाषा में संपर्क करते हैं? हिंदी। ओके। तो ये आप लोग का चैप्टर फिनिश हुआ। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक चैप्टर 2 आएगा, विशेष हिंदी व्याकरण रचना से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।